नमस्कार दोस्तों। कमला जी की बहू काव्या सुबह सुबह उन्हें नाश्ता देकर वापस रसोई की ओर जा रही थी कि तभी डोर बेल बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उनकी पड़ोसन शोभा जी खड़ी थी। उनकी आदत थी कि जब तक वह सुबह सुबह दो तीन घरों में झांक न ले उन्हें चैन नहीं मिलता था। वह कमला जी को नाश्ता करते देख हंसते हुए बोले, वाह कमला बहन, आपकी तो क्या किस्मत है। बेटा और बहू दोनों आपका कितना ख्याल रखते हैं। हमसे पूछो तो हमारी बहू को यह तक याद नहीं रहता कि मैंने नाश्ता किया है या नहीं। यह सुनकर कमला जी के चेहरे पर गर्व की झलक उतर आई। उन्होंने अपनी बहू की ओर देखते हुए कहा, मेरी बहू सच में बहुत समझदार है, हम सबका बहुत ख्याल रखती है। सास के मुंह से यह सुनकर काव्या के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सिर झुका लिया और बिना कुछ बोले वापस रसोई की ओर चली गई। पूरा दिन बीतने के बाद शाम को कमला जी अपने कमरे में बैठी डायरी लिख रही थी कि तभी हल्के से दरवाजा खुला। देखा तो उनका बेटा रोहन मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, माँ आप भी ना पता नहीं क्या लिखती रहती है, अरे कभी आराम भी कर लिया करो। यह सुनकर कमला जी ने डायरी बंद करते हुए कहा, अरे बेटा यह लिखना ही तो मेरा आराम है। तभी रोहन माँ के पास आकर बैठ गया और प्यार से बोला, वैसे माँ लिखती क्या हो आप इस डायरी में। तो कमला जी मुस्कुराकर बोली, बस बेटा कुछ दिल की बातें, इनको लिखने के बाद मुझे सुकून मिलता है। सबको सुनाने के लिए नहीं, लेकिन हाँ जब मैं नहीं रहूंगी तो यह डायरी मेरी सबसे बड़ी याद बनेगी। यह सुनकर रोहन थोड़ा भावुक होकर बोला, माँ आप ऐसी बातें मत किया करो, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। तो कमला जी ने बेटे का हाथ थामते हुए कहा, अरे पगले, माँ बेटे का रिश्ता तो सांसों से भी आगे चलता है। तू जहां रहेगा मुझे अपने पास ही पाएगा। रोहन ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से बोला, माँ मैं जिंदगी में जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अभी वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी काव्या कमरे में आई और रोहन की तरफ देखकर थोड़ा गुस्से से बोली, अगर बातें खत्म हो गई हो तो चलो चाय पकौड़े तैयार है। रोहन ने उसकी तरफ देखा, फिर माथे पर हाथ मारकर बोला, अरे यार माफ करना, मैं तो माँ को चाय पकौड़े के लिए बोलने ही भूल गया था। तुम चलो हम अभी आ रहे हैं। बहू के जाते ही कमला जी ने मुस्कुराते हुए बेटे से कहा, बेटा तू भी कमाल करता है, इतनी देर से बैठा है पर बताया नहीं। अब जल्दी चल नहीं तो बहू नाराज हो जाएगी। रोहन ने हल्का सा सिर हिलाया और दोनों माँ बेटे हंसते हुए बाहर आंगन में आ गए। तभी काव्या उनके लिए चाय और पकौड़े ले आई तो कमला जी ने चाय के साथ एक गर्मा गर्म पकौड़ा खाते ही कहा, बहू सच में पकोड़े तो बहुत अच्छे बने हैं, दिल खुश हो गया। रोहन भी मुस्कुराकर माँ की तरफ देखते हुए बोला, हाँ माँ सच में आज के पकोड़े तो बहुत ही अच्छे हैं। तभी काव्या हल्के से मुस्कुराई और बोली, बस बस अब ज्यादा तारीफ मत करो। इतना कहकर वह रसोई में खाना बनाने में जुट गई। रात को खाना खाने के बाद कमला जी टीवी पर न्यूज देख रही थी। तभी रोहन उनके पास सोफे पर आकर बैठ गया और थोड़ा नाराज होकर बोला, माँ आप हर बार यही न्यूज़ क्यों देखती रहती हो, इतने अच्छे अच्छे सीरियल आते हैं वो क्यों नहीं देख लेती। तो कमला जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, सीरियल में आखिर क्या रखा है बेटा, वही झगड़े लड़ाइयाँ, इसीलिए दुनिया की खबरें देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी किसी भी औरत को बाहर के हालात से बेखबर नहीं रहना चाहिए। तभी काव्य भी वहीं आकर बैठ गई और बोली, माँ जी आप जैसी समझदार माँ हर किसी को नहीं मिलती। आपने इस घर को ही नहीं बल्कि हमें भी संभाल लिया है। कमला जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बहू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी तुम्हारी जैसी संस्कारी बहू मिलना ही मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। तभी रोहन ने माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ आपने जिंदगी भर हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब बारी हमारी है कि हम आपका हर ख्वाब पूरा करें। कमला जी मुस्कुराई। उनके दिल में यही बात गूंज रही थी कि मेरा बेटा और बहू सच में मुझे बहुत चाहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी यह कमला जी अभी पहचान नहीं पाई थी। और उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे और बहू को वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रही है, उनके मन में कोई ऐसी बात चल रही है जो उनकी पूरी दुनिया बदल सकती है। कुछ देर बातें करने के बाद कमला जी उठकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और इधर रोहन और काव्या भी अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही काव्या ने धीमी आवाज में कहा, रोहन तुम्हें नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है। यह सब सुनकर रोहन ने मोबाइल नीचे रखा। उसकी आंखों में झिझक और सवाल दोनों थे। उसने कहा, काव्या तुम हमेशा इतनी जल्दी क्यों करती हो,
माँ की बातें इतनी आसान नहीं है। तो काव्या ने थोड़ी कड़वाहट से कहा, आसान कभी कुछ नहीं होता रोहन, लेकिन अगर अभी नहीं सोचा तो वक्त पर पछताना पड़ेगा। सोचो, हमारा भविष्य, हमारी जिंदगी का क्या होगा। रोहन ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा उलझन से भरा था। उसने कहा, देखो काव्या, मैं माँ को तकलीफ नहीं देना चाहता, बस चाहता हूँ कि सब कुछ सही तरीके से हो जाए। काव्या बोली, देखो रोहन, कभी कभी सच्चाई पर भावनाओं का पर्दा डालना पड़ता है। अगर हम सिर्फ माँ के भरोसे और स्नेह में बंधे रहेंगे तो अपना भविष्य कैसे संभालेंगे। रोहन चुप रहा। उसकी आंखों में एक टकराव साफ दिख रहा था। एक तरफ माँ का अटूट विश्वास तो दूसरी तरफ पत्नी की बातों का दबाव। उसी पल अचानक बाहर से छनक की आवाज आई। दोनों एकदम चौंक कर खामोश हो गए। काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। कहीं माँ ने सुन तो नहीं लिया। रोहन झटपट उठा और दरवाजा खोलकर देखा तो खिड़की पर रखी प्लेट हवा से गिर गई थी। यह देखकर उसने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ नहीं था, चलो अब सो जाओ, कहते हुए रोहन बिस्तर पर आकर लेट गया और दोनों सो गए। अगले दिन सुबह के 6 बजे थे कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। कमला जी की नींद खुली। सोचा, इतनी सुबह कौन आया होगा। कमरे से निकलते हुए उन्होंने बेटे को आवाज दी, रोहन बेटा, घंटी बज रही है। अपनी माँ की आवाज सुनते ही रोहन ने उठकर कहा, हाँ माँ, मैं देखता हूँ, कहते हुए वह दरवाजे तक पहुंचा। और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस की शांति काकी खड़ी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा आंसू से भरा हुआ और हाथ कांप रहे थे। उन्हें देख रोहन घबरा गया और बोला, काकी, आप इतनी सुबह सुबह, क्या हुआ। तो शांति जी फूट फूट कर रो पड़ी, बेटा, मेरे बेटे बहू ने ही मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊं। इतना सुनते ही कमला जी दरवाजे तक आ गई। उनकी आंखों में हैरानी और दर्द था। हे भगवान, शांति बहन, यह क्या कह रही हो। अपने ही बच्चों ने माँ को घर से निकाल दिया। शांति जी वहीं चौखट पर बैठ गई। हाँ बहन, जिस बेटे को मैंने पाला, जिस बहू को बेटी समझा, वही आज कह रहे हैं कि यह घर अब सिर्फ उनका है, मेरे लिए जगह नहीं है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। रोहन ने तुरंत उन्हें सहारा देकर अंदर बिठाया। कमला जी का दिल कांप उठा। उनकी आंखों में चिंता और हैरानी दोनों थी। वह धीरे से उनके पास बैठती हुई बोली, शांति बहन, तेरे और बेटे और बहू तो बहुत अच्छे थे, इतना ध्यान रखते थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। उनकी बात सुनकर शांति जी रोती हुई बोली, कमला, जब तक उनके पिताजी थे तब तक सब कुछ ठीक था। बेटा हर वक्त कहता था, माँ, तुम हमारे लिए लक्ष्मी हो, तुम्हारे बिना घर सूना है। बहू भी पैरों में तेल लगाती, समय पर खाना देती। मुझे लगता था वह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। लेकिन जैसे ही मेरे पति ने मुझे अकेला छोड़ा, बेटे बहू बदल गए। बहू ने कहना शुरू कर दिया कि अब यह घर मेरा है, मुझे अपनी मर्जी से जीना है। और मेरा बेटा चुपचाप बहू की बातें सुनता रहा और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। कल रात तो दोनों ने साफ कह दिया कि अब आप कहीं और जाकर रहें, हमें अपने ढंग से जीना है। यह सुनते ही कमला जी का दिल दहल उठा। उनका गला भर आया। हे भगवान, औलाद इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। तभी रोहन ने आगे बढ़कर कमला जी का हाथ थामा और बोले, काकी, आप अकेली नहीं हैं, जब तक हम हैं आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। रोहन के इतना कहते ही काव्या चुपचाप उसकी तरफ घूरने लगी। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था, क्या सचमुच तुम इन्हें हमारे घर में ठहराने की सोच रहे हो। इनकी खामोशी में छिपे भाव को रोहन ने महसूस किया, मगर अनसुना कर दिया। उसने काकी को पानी पिलाया और बोला, सब ठीक हो जाएगा काकी, आप चिंता मत करो। तभी कमला जी ने बेटे की ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी राहत छलकी। फिर शांति जी का हाथ थामकर बोले, शांति, तू जब तक चाहे यहीं मेरे पास रह सकती है। तो शांति जी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कमला, मैं यहाँ तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब मैं किसी वृद्ध आश्रम में चली जाऊंगी, वहीं अपने बाकी के दिन गुजारूंगी। कहते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए शांति जी ने कहा, कमला, आज मेरा दर्द देखकर तुझे भी रोना आ रहा है, लेकिन बस इतना याद रखना, बेटा चाहे कितना भी प्यारा हो, पर आंख मूंदकर भरोसा उस पर कभी मत करना, क्योंकि वक्त आने पर बेटा भी बदल सकता है। शांति जी की बातें सुनकर कमला जी छिटक गई। उनकी आंखें भर आई, लेकिन फिर होठों पर धीमी मुस्कान लिए बोली, बहन, मेरा रोहन ऐसा नहीं है, वह तो मेरी सांसों की तरह है। जब तक मैं जिंदा हूँ वह मेरे साथ रहेगा। यह सुनकर शांति जी ने गहरी सांस ली और कमला जी की तरफ देखा।
जैसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन कह न पाई। फिर धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। कमला जी उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। खिड़की के पास बैठी कमला जी को बार बार वही शब्द याद आ रहे थे। अपनी औलाद पर आंख मूंदकर भरोसा कभी मत करना। वक्त बदलते देर नहीं लगती। यह वाक्य किसी तीर की तरह उनके दिल में चुभता रहा। उनके दिल में हल्का सा डर समा गया कि अगर कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो। यह सोचकर ही उनकी आंखें नम हो गई। लेकिन फिर अगले ही पल उन्होंने सिर हिलाते हुए खुद से कहा, नहीं, मैं कैसी बेवकूफ की बातें सोच रही हूँ। मेरा रोहन तो हमेशा मेरी गोद में सिर रखकर बचपन की तरह बातें करता है, और काव्या, वह तो मुझे माँ कहकर गले लगाती है, मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखती है। नहीं, मेरा बेटा और बहू ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे खुद को ही समझा रही हो। रात हुई तो काव्या ने आज फिर से कहा, रोहन, फिर क्या सोचा तुमने? रोहन कुछ देर चुप रहा। उसके मन में माँ का चेहरा उभर आया। वो माँ जिसने उसे पाला पोसा, अपने हर सुख दुख में बढ़कर उसका ख्याल रखा। तभी काव्या की बातें गूंज उठी और बोली, मैं जानती हूँ रोहन कि तुम्हारे लिए माँ बहुत मायने रखती है, और मेरे लिए भी वह सम्मान्य है। लेकिन रोहन, अगर हम हमेशा इन्हीं जिम्मेदारियों में बंधे रहेंगे तो अपने सपनों को कब पूरा करेंगे? कमरे का माहौल सन्नाटे में डूब गया। रोहन ने आंखें मूंद ली। उसकी सांसें भारी हो चली। माँ का अटूट स्नेह और पत्नी की बढ़ती जिद, दोनों के बीच उसका मन डगमगाने लगा। तभी काव्या ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम बस मेरा साथ दो रोहन, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रोहन ने उसकी तरफ देखा, मगर जवाब नहीं दिया। बस गहरी सांस लेते हुए तख्त पर सिर रखकर सो गया। अगले दिन सुबह कमला जी हमेशा की तरह पौधों में पानी दे रही थी। तभी पीछे से रोहन आकर उनके पास खड़ा हो गया और धीमे से बोला, माँ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। हाँ बेटा, कहो ना, क्या बात है? कमला जी ने कहा तो रोहन एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे शब्द तलाश रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोला, मेरा दोस्त मनोज, उसकी पत्नी गर्भवती है। उसे किसी भी वक्त बच्चा हो सकता है। उसकी माँ भी नहीं है, इसीलिए उसको बहुत दिक्कत हो रही है। मैं सोच रहा था अगर आप कुछ दिन वहां रहकर उनका सहारा बन जाए। यह सुनकर कमला जी ठिठक गई और हैरानी से बेटे की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन बेटा। तभी रोहन कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से उनकी बहू काव्या आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, अगर आप वहां चली जाएंगी तो उन्हें बहुत सहारा मिलेगा, और फिर दूसरों की मदद करना तो आपका हमेशा स्वभाव रहा है। कमला जी ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ बहू, मुझे भी यही लगा। अगर मेरे जाने से किसी का भला होगा तो क्यों नहीं, तो सिर्फ ठीक है। माँ जी, मैं आपके लिए जरूरी सामान बांध दूंगी, और यहाँ की चिंता आप बिल्कुल भी मत करना। यह सुनकर रोहन ने राहत की सांस ली। माँ का सहमत होना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन काव्या की वे बातें जैसे सब संभाल गई। तभी कमला जी ने अपने बेटे बहू की तरफ देखा। उनकी आंखों में अपनापन और विश्वास साफ झलक रहा था। कुछ देर बाद कमला जी अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकालने लगी। तभी काव्या पास में खड़ी मदद का दिखावा करते हुए बोली, माँ जी, ज्यादा सामान मत लीजिएगा, बस जरूरत का सामान ही ले जाइए। वहाँ मनोज भैया के घर आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। कमला जी मुस्कुराई, हाँ बहू, मैं तो सोच रही हूँ बस 2-3 साड़ियाँ और जरूरी दवाइयाँ ले जाऊं, बाकी सब तो वहाँ मिल ही जाएगा। तभी रोहन कमरे में आया और बोला, माँ, मैंने मनोज से बात कर ली है। वह बहुत खुश है कि आप वहाँ जा रही हैं। कह रहा था कि आपकी मौजूदगी से उसकी पत्नी को बड़ी ताकत मिलेगी। तो कमला जी ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा, ईश्वर तुझे हमेशा सुखी रखे बेटा। अच्छा किया जो किसी की मदद करने का सोच पाया। तभी दोपहर होते ही पड़ोसन आकर पूछने लगी, अरे कमला बहन, आज सुबह से दिखी नहीं, कहाँ की तैयारी हो रही है? तो कमला जी कुछ कहती उससे पहले ही काव्या बोल पड़ी, अरे कुछ खास नहीं, रोहन के दोस्त की पत्नी को बच्चा होने वाला है। उनका कोई अपना नहीं है, इसीलिए माँ जी कुछ दिन के लिए उनके पास मदद के लिए जा रही हैं। आज रात की ट्रेन है, कल सुबह मुंबई पहुंच जाएगी। इतना सुनकर पड़ोसन शोभा जी ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा बहन, फिर वापस कब आओगी? तभी काव्या फिर से जल्दी से बोल पड़ी, अरे बस ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा। जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक माँ जी वहीं रहेगी, फिर आराम से लौट आएंगी। कमला जी ने चुपचाप सिर हिला दिया। उनके मन में हल्की सी शंका उठी, पूरा 1 महीना? मैंने तो सोचा था बस कुछ ही दिन की बात होगी।
लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल को समझा लिया। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अपने घर से निकलकर मुंबई तक का यह सफर उनके जीवन की दिशा ही बदल देगा। रात को 10 बजे कमला जी को ट्रेन में बिठाकर रोहन ने प्यार से कहा, माँ आप आराम से रहना, मुंबई पहुंचते ही मनोज तुम्हें रिसीव कर लेगा, वहां आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है। तभी काव्या भी मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ जी, और रोज फोन पर हमारी बातें होती रहेगी। कमला जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने बेटे का हाथ कसकर थामा और धीमे स्वर में बोली, बेटा मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी, कैसे रहूंगी मैं तुम दोनों के बिना। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे तो रोहन ने तुरंत माँ का हाथ थामा और बच्चे की तरह समझाते हुए बोला, माँ यह सब थोड़े दिनों की बात है, वहां सचमुच किसी अपने की जरूरत है। अगर ऐसा न होता तो मैं आपको कभी नहीं भेजता। आप तो जानती है कि मैं आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। कमला जी ने आंसू पोंछते हुए गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है बेटा, और सुन, अब जब मैं घर में नहीं रहूंगी तो तू अपना और बहू का अच्छे से ख्याल रखना और बाहर का कुछ मत खाना, समझे। तो रोहन मुस्कुराकर बोला, माँ आप निश्चिंत रहिए, आपकी बहू मेरा अच्छे से ध्यान रखेगी। काव्या ने झुककर माँ जी के पांव छुए और धीरे से बोली, माँ जी अब आप यहाँ की चिंता छोड़ दीजिए, बस आप वहाँ चैन से रहना। तभी ट्रेन ने एक लंबी सीटी दी और कमला जी ने खिड़की से बाहर झांककर बैठी बहू को देखा। उनके चेहरे पर गर्व और स्नेह की रेखा साफ झलक रही थी। धीरे धीरे ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से हाथ हिलाती हुई कमला जी की आंखें फिर से भर आई। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह की ठंडी हवा और गाड़ियों की आवाज ने उन्हें जगाया। अनाउंसमेंट गूंजा तो कमला जी ने साड़ी का पल्लू ठीक किया, बैग संभाला और खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़, चाय वालों की आवाजें और भागते यात्री, सब कुछ उन्हें एकदम नया नया सा लगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकते ही कमला जी ने धीरे धीरे उतरने लगी। तभी सामने से लगभग 35 साल का एक आदमी आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते माँ जी, आप ही कमला जी हैं ना? मैं मनोज हूँ, रोहन का दोस्त। कमला जी के चेहरे पर राहत की लकीरें उभर आई। उन्होंने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और बोले, हाँ बेटा मैं ही हूँ, अच्छा हुआ तू मिल गया, वरना इस बड़े शहर में मैं बहुत घबरा जाती। मनोज ने तुरंत उनका बैग थामा और आदर से कहा, माँ जी अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ आप मेरी माँ की तरह ही रहेंगी। चलिए गाड़ी बाहर खड़ी है। गाड़ी में बैठते ही कमला जी के मन में एक सुकून सा उतर आया। कितना संस्कारी लड़का है, मुझे माँ कह रहा है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके जीवन की सबसे कड़ी सच्चाई का हिस्सा बनने वाला है। करीब आधे घंटे बाद कमला जी मनोज के घर पहुंची तो बाहर गमलों में लगे फूल और तुलसी का पौधा देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। तभी अंदर से एक औरत बाहर आई। मनोज ने उसका परिचय करवाया, माँ जी यह मेरी पत्नी निशा है। तभी निशा उनको देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गए, अब मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। इस हाल में सब संभालना मुश्किल पड़ रहा था। तो कमला जी ने भावुक होकर उसका माथा सहलाया और बोली, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं आ गई हूं ना। तभी मनोज ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ जी यह रहा आपका कमरा, ऊपर का हिस्सा किराए पर दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपके लिए नीचे का कमरा खाली करवाया है, और वैसे भी आपको आसानी रहेगी। तो कमला जी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। कमरे में एक पुरानी सी चारपाई और अलमारी रखी थी। कमरे को देख कमला जी को थोड़ा सा अजीब लगा। फिर सोचा, मुझे कौन सा हमेशा के लिए रहना है। तभी निशा ने कुर्सी की ओर इशारा किया, माँ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। थकी हुई कमला जी कुर्सी पर बैठ गई। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सुकून चंद दिनों का मेहमान है। कुछ देर बाद निशा चाय बनाकर ले आई और बोली, माँ जी यह लीजिए चाय और बिस्किट। थोड़ी देर में मनोज बाहर से छोले भटूरे ले आएगा, उसने बड़ी आत्मीयता से कहा। तो कमला जी हल्की हैरानी के साथ बोले, अरे बेटा छोले भटूरे मंगाने की क्या जरूरत है, घर में इतना कुछ है, बना ही लेंगे। उनके इतना कहते ही पीछे से मनोज कमरे में आया और बोला, नहीं माँ जी, वो दरअसल निशा की तबीयत ठीक नहीं रहती, 8वां महीना चल रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि उसे ज़्यादा आराम चाहिए, इसीलिए आजकल मैं बाहर से ही खाना लाता हूँ। यह सुनकर कमला जी का दिल भर आया। उन्होंने कहा, बेटा
तुम्हें बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, खाना मैं खुद बनाऊंगी। तुम बिल्कुल चिंता छोड़ दो। और निशा, तुम बस आराम करना। कमला जी के शब्दों में सच्ची ममता और अपनापन था। तभी मनोज ने हल्की सी नजर निशा पर डाली और मुस्कुराया। उस मुस्कान के पीछे छिपे मायने कमला जी पढ़ नहीं सकी। उधर काव्या की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। वह आंखों में चमक लिए रोहन से बोली, रोहन, सच में मैंने सोचा नहीं था कि यह सब इतनी आसानी से हो जाएगा। अब देखो, माँ जी का वह कमरा किराए पर चढ़ा देंगे तो हमें कितना फायदा होगा। जरा सोचो, हर महीने कितना अच्छा किराया मिलेगा और अब हमें किसी की टोका टोकी भी नहीं सहनी पड़ेगी। उसकी बातें सुनते ही रोहन गहरी सोच में डूब गया। मन के भीतर एक आवाज उठी, क्या मैंने सच में ठीक किया? उसके चेहरे पर उठते सवाल काव्या से छिपे नहीं और वह बोली, अब इतना मत सोचो। देखो, हमें भी तो अपनी जिंदगी संवारनी है, अपने सपने पूरे करने हैं। और वैसे भी माँ जी वहाँ आराम से हैं। पत्नी की बातें सुनकर रोहन भी उसकी बातों में आ गया और बोला, तुम एक काम करना, कुछ पैसे बैंक से निकाल कर ले आना। बहुत दिनों से खुलकर आनंद नहीं लिया रे। इतना कहकर रोहन ठहाके लगाकर हंसने लगा। अब वे दोनों अपनी जिंदगी के मजे लेने लगे। और वहीं दूसरी ओर उनकी माँ कमला जी मनोज के घर नौकरानी की तरह काम में लग गई। अगले दिन सुबह 9 बजे कमला जी गर्मा गर्म पराठे बना रही थी और निशा अभी भी बिस्तर पर लेटी थी। इतने में मनोज अंदर आया और मुस्कुराकर निशा से बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि अगर वह आ जाएगी तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी निशा ने करवट लेते हुए धीमे स्वर में कहा, सच में तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब तो लग रहा है जैसे घर में नई जान आ गई है। तभी मनोज ने कहा, चलो निशा, नाश्ता करते हैं, फिर मुझे निकलना भी है। कहते हुए दोनों बाहर आ गए तो कमला जी टेबल पर चाय और नाश्ता रखते हुए बोले, आओ बेटा, गर्मा गर्म खा लो। तभी परांठे का एक निवाला मुंह में लेते ही निशा मुस्कुराकर बोली, माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतने दिनों बाद घर में असली स्वाद आया है, वरना मेरी तबीयत के चलते मैं तो ठीक से रसोई में जा भी नहीं पाती थी। मनोज ने भी सिर हिलाते हुए कहा, सच कहूँ माँ जी, आप आ गई तो हमें सुकून मिल गया। अब लगता है घर में कोई अपना है जो हर चीज संभाल लेगा। कमला जी के चेहरे पर संतोष की चमक थी। उन्हें लगा कितना प्यार करते हैं दोनों मुझसे, बिल्कुल मेरे बेटे बहू की तरह। लेकिन अभी वह इन सबसे अनजान थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन दोपहर में कमला जी खाना बना रही थी। तभी मनोज का फोन गूंजा। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर रोहन था। हाँ रोहन, सब ठीक है। तुम्हारी माँ अभी रसोई में खाना बना रही है, चाहे तो बात करा दूं। तभी निशा ने मनोज की तरफ देखा, जैसे बोल रही हूँ, क्या जरूरत है बात कराने की। मनोज इनकार करने ही वाला था कि तभी रसोई से आटे से सने हाथ पहुंचते हुए कमला जी दौड़ी चली आई। उन्होंने फोन झटपट हाथ में लिया और कांपती आवाज में बोली, रोहन बेटा, कैसा है तू और बहू कैसी है? माँ की आवाज सुनते ही रोहन की आंखें थोड़ी भर आई। फिर धीरे से बोला, सब ठीक है माँ, आप कैसी हैं? कमला जी ने अपने आंसू को आंखों में ही रोक लिया और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोली, तेरी माँ को क्या होगा बेटा, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी आलू के पराठे बना रही थी। कमला जी कुछ और कहना चाहती थी पर तभी अचानक कॉल कट गया। हेलो, हेलो, कमला जी बार बार पुकारती रह गई। तभी मनोज ने फोन हाथ से खींच लिया और बोला, माँ जी, फोन कट गया है और अगली बार फोन लेने से पहले हाथ धो लीजिएगा, पूरा फोन गंदा कर दिया आपने। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। तभी निशा बात संभालते हुए बोली, माँ जी, बुरा मत मानिएगा, मनोज अपने फोन को मुझे भी छूने नहीं देता। उसकी आदत ही ऐसी है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तो कमला जी ने धीमी मुस्कान दी, लेकिन भीतर ही भीतर उनका दिल किसी अनकही टीस से भर गया। बेटे से बात न हो पाने की तड़प और मनोज का इतनी सी बात पर चिढ़ जाना कमला जी को अंदर ही अंदर खाई जा रहा था। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतने लगे। अब तो रोज मनोज और निशा कमला जी के साथ ऐसा व्यवहार करने लगे थे मानो वह कोई नौकरानी हो। कमला जी को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर कोई ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, जबकि वह तो केवल मदद करने आई थी। कई दिन बीत चुके थे और उनकी रोहन से कोई बात नहीं हो पाई थी। जब भी वह अपने बेटे बहू से बात करने को कहती तो मनोज कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देता, यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर भी नहीं जाने देता। वह घर
अब घर न रहकर कमला जी के लिए एक पिंजरा बन गया था। अगले दिन निशा आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी कमला जी आई और बोली, निशा बेटा, मैंने सारे काम निपटा दिए हैं और खाना भी बना दिया है। तुम लोग खा लेना। जरा आज मैं अपने घर जाऊंगी और कल ही वापस आ जाऊंगी। यह सुनते ही निशा एकदम चौंक कर बोली, क्यों? घर क्यों जाना है आपको? तो कमला जी ने धीमे और शांत स्वर में उत्तर दिया, क्यों जाना है मतलब? अरे, कई दिन हो गए हैं अपने घर नहीं गई हूँ, कहीं बाहर भी तो नहीं निकल पाई। बेटे को देखूंगी तो थोड़ा सुकून मिलेगा। तुम खाने की चिंता मत करो, मैंने सब जुगाड़ कर दिया है। यह सुनकर निशा अचानक घबरा गई और तेज आवाज में मनोज को पुकारने लगी। तभी निशा की आवाज सुनकर मनोज बाहर आया और बोला, अरे क्या हुआ जो इतना चिल्ला रही हो? मनोज, माँ जी घर जाने की बात कर रही है। तभी मनोज भी कमला जी की ओर देखते हुए बोला, माँ जी अब घर नहीं जा सकती। यह सुनते ही कमला जी एकदम चौंक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने घर क्यों नहीं जा सकती? तभी मनोज ने तुरंत हंसते हुए बात संभालने की कोशिश की। अरे माँ जी, मेरा मतलब है कि अभी निशा की डिलीवरी डेट बहुत नज़दीक है। किसी भी दिन हमें अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप चली जाएंगी तो हम कैसे मैनेज करेंगे? तो कमला जी ने तुरंत उत्तर दिया, अरे मैं अभी जाऊंगी और कल वापस आ जाऊंगी। बस एक ही दिन की तो बात है। लेकिन मनोज बोला, माँ जी अगर निशा को आज रात को ही अस्पताल ले जाना पड़ा तो मैं अकेले कैसे संभालूंगा? आपका होना बहुत जरूरी है। प्लीज रुक जाइए ना माँ जी। कमला जी के आगे कुछ न कह सकी। वह चुपचाप मायूसी के साथ अपने कमरे की ओर चली गई। उनके जाते ही मनोज और निशा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आज तो बच गए, वरना बहुत नुकसान हो जाता। उस दिन कमला जी पूरे दिन उदासी भरे चेहरे के साथ काम करती रही, पर अब उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए तड़प रही थी। रात के 10 बजे कमला जी बिस्तर से उठी और मनोज और निशा के कमरे की ओर बढ़ने लगी। अब उन्होंने ठान लिया था कि इस बार तो साफ साफ कह ही दूंगी कि मैं कल घर जा रही हूँ। यह सोचते वह हल्के कदमों से उनके कमरे की ओर बढ़ रही थी कि तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। मनोज और निशा दोनों तेज आवाज में किसी बात पर बहस कर रहे थे। कमला जी वहीं रुक गई। उन्हें साफ सुनाई दे रहा था कि वे दोनों उनके बारे में ही कुछ बातें कर रहे थे। तभी कमला जी ने कुछ ऐसा सुना कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके आंखों से आंसू बहने लगे और दिल एकदम कांप उठा। वह कांपते हुए कदमों से पीछे मुड़ी और तेजी से अपने कमरे की ओर चले गए। उनके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे जो कुछ देर पहले निशा ने कहे थे। क्या? और पैसे? और पैसे क्यों मांग रहा है रोहन? उसे 1 लाख तो दिए हैं, उसे माजी के लिए पूरे 1 लाख दिए हैं। तभी मनोज भी गुस्से में बोला, पता नहीं, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि हमने खुद गैर कानूनी तरीके से कमला जी का सौदा किया है। पता नहीं क्या अकल पर पत्थर पड़ गए थे मेरी भी, जो ऐसे इंसान की बातों में आ गया जो अपनी माँ तक को बेच सकता है। वह कितना घिरा हुआ इंसान होगा। ये सब जैसे कमला जी के कानों में लगातार गूंज रहे थे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जिस बेटे से मिलने के लिए वह इतनी तड़प रही थी, वह तो उन्हें कब का बेच चुका था। उनके मन में तूफान मचा हुआ था। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो रोहन ऐसा निकला? आखिर मैंने कौन सी गलती की जो मुझे यह सजा मिल रही है? क्या अब मैं कभी अपने घर नहीं जा पाऊंगी? उनके सवाल उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रहे थे। आंखों से आंसू निकलकर तकिए में समाते रहे और उन्हीं बहते आंसुओं के साथ कमला जी कब सो गई उन्हें खुद पता नहीं चला। अगले दिन सुबह 7 बजे कमला जी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मनोज चिल्ला रहा था, माँ जी उठिए ना। कमला जी जल्दी से उठी और दरवाजा खोला तो सामने निशा दर्द से चीख रही थी। उसे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। कमला जी ने कहा, तुम चिंता मत करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। तभी मनोज हड़बड़ाकर बोला, माँ जी अब घर का ध्यान रखना, मैं निशा को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। इससे पहले कि कमला जी कुछ कह पाती, मनोज निशा को लेकर अस्पताल की ओर निकल गया। अब पूरा घर कमला जी के लिए खाली और सूना था। रात के आंसू अभी भी उनके चेहरे पर सूखे हुए थे, पर न जाने क्यों आज कमला जी बेहद शांत थी। रात को बेटे और बहू की हैवानियत जानकर जितना वह रोई थी, अब उतनी ही स्थिर थी, मानो आंसुओं के साथ साथ उनका सारा प्यार और लगाव भी निकल चुका था। दोपहर में सारा काम निपटाकर कमला जी सोफे पर बैठी गहरी सोच में डूबी थी कि तभी घर का
लैंडलाइन फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी ओर मनोज था। हेलो माँ जी, हम आज के लिए अस्पताल में ही रहेंगे, आप अपना ध्यान रखना। कमला जी ने ज्यादा कुछ न कहते हुए बस इतना कहा, ठीक है बेटा, अपना और बहू का ध्यान रखना, और फोन रख दिया। लेकिन तभी उनके चेहरे पर एक अनकही मुस्कान आ गई। वह तुरंत उठी और अपना सामान पैक करने लगी। फिर एक चिट्ठी लिखी और मेज पर रखकर घर से बाहर निकल गई। लेकिन गई कहाँ, ये सिर्फ कमला जी ही जानती थी। अगले दिन शाम को रोहन और काव्या घर में मजे से पार्टी कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर काव्या बोली, मैं देखती हूँ कौन आया है। उसने उठकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अपनी मौसी सास को देखकर उसकी सांसें जैसे थम सी गई। वह हकलाते हुए बोली, मौसी जी, आप इस वक्त? तभी मोहिनी जी ने दरवाजे को एक ठोकर दी और अंदर आते हुए बोली, देख रही है, हाथ में बैग है लेकिन फिर भी आंखें फाड़कर खड़ी है। अरे इतना भी नहीं कि थोड़ी मदद ही कर दे। बड़बड़ाते हुए मोहिनी जी अंदर आई और हॉल में नजर दौड़ाकर बोली, अरे वाह भाई, यहाँ तो पार्टी चल रही है, वो भी अकेले अकेले। उसी वक्त रोहन भी सामने आ गया और बोला, मौसी जी, आप इस समय? तभी मोहिनी जी हंसते हुए बोली, अरे भाई, तुम दोनों मुझे देखकर ऐसे हैरान परेशान हो रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। इससे पहले कि वे दोनों कुछ कह पाते, मोहिनी जी जोर जोर से अपनी बहन को आवाज लगाने लगी, कमला, अरे ओ कमला, कहाँ है तू? देख, आज तेरी बड़ी बहन आई है। तभी रोहन घबराते हुए बोला, अरे मौसी जी, माँ घर पर नहीं है, वो 2 दिन से अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर गई है। यह सुनकर मोहिनी चिंतित होकर बोली, अरे ऐसे अचानक यात्रा पर चली गई? उसने मुझे बताया तक नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब आ ही गई हूँ तो रुक जाती हूँ। तभी रोहन के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया तो मोहिनी जी पीछे मुड़कर देखा और बोली, क्यों रे रोहन, तेरे चेहरे पर इतनी हवाएं क्यों उड़ गई है? मैं खा थोड़ी न जाऊंगी तुम दोनों को। फिर काव्या की तरफ देखते हुए बोली, अब चल बहू, जल्दी से बढ़िया सी चाय बनाकर लेके आ। तो काव्या ने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ अभी लाती हूँ मौसी जी, बोलकर वह किचन की ओर चली गई। किचन में घुसते ही उसने चाय का पतीला पटकते हुए गुस्से में कहा, पता नहीं यह क्यों आ गई है, अब न जाने कब जाएगी यहाँ से। इतनी मुश्किल से तो माँ जी से छुटकारा मिला था और अब उनकी बहन आकर बैठ गई हमारी छाती पर मूंग दलने। तभी रोहन भी पीछे पीछे किचन में आया और धीरे से बोला, तुम अभी ज्यादा रिएक्ट मत करो, हम ज्यादा कुछ कहेंगे तो उन्हें माँ के बारे में शक हो जाएगा। दोनों आपस में खुसर पुसर कर ही रहे थे कि तभी अंदर से मोहिनी जी की ऊंची आवाज आई, अरे बहू, अभी तक चाय नहीं आई? तो उनकी आवाज सुनकर काव्या ने जल्दी से चाय बनाई और बाहर हॉल में ले आए। तभी मोहिनी जी ने चाय की एक घुट ली और बोली, रोहन, जरा टीवी तो चलाना। तो रोहन ने रिमोट उठाते हुए कहा, क्या देखना है मौसी जी, बताओ, मैं अभी लगा देता हूँ। तभी चाय का कप टेबल पर रखते हुए मोहिनी जी ने उनके हाथ से रिमोट लिया और सीधा एक न्यूज चैनल खोल दिया। यह देखकर काव्या बोली, अरे मौसी जी, आप कब से न्यूज देखने लगी? तो मोहिनी जी हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे मैं तो हमेशा से न्यूज देखती हूँ बहू, तू भी देख ले, इस चैनल पर बहुत अच्छी खबरें आती हैं। कहते हुए मोहिनी जी ने टीवी की आवाज अचानक तेज कर दी तो काव्या और रोहन का ध्यान भी सीधा टीवी पर जा टकराया। सामने एक ताजा खबर प्रसारित हुई जिसमें न्यूज वाले माइक लिए बोल रहे थे, यह एक ऐसी माँ की कहानी है जिसको उसके सगे बेटे ने किसी और के घर नौकरानी बनाकर भेज दिया। यह सुनते ही रोहन और काव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों के चेहरे पर पसीना बहने लगा। तभी मोहिनी जी ने कहा, हे भगवान, कैसे बच्चे हैं आजकल के, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बताऊं, अपनी माँ को कोई बेच सकता है क्या, वह भी चंद पैसों के लिए? अभी काव्या हकलाते हुए बोली, अरे मौसी जी, छोड़िए ना यह सब, यह आप क्या देख रही हैं, ऐसी खबरें तो रोज आती रहती है। लेकिन मोहिनी जी मुस्कुराई और बोली, नहीं बहू, यह मामला कुछ अलग है, जरा रुको, मुझे पूरा देखने दो। रोहन और काव्या ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे सोफे से उठकर जाने लगे। तभी मोहिनी जी ने जोर से कहा, अरे अरे, रुको तो, जरा आगे देखो, अब यह लोग इनके बेटे बहू से मिलवाने वाले हैं। यह सुनकर दोनों के कदम अचानक थम गए और अब उनकी नजरें सीधी टीवी पर ही गड़ गई। टीवी स्क्रीन पर न्यूज चैनल वालों की आवाज गूंज रही थी, मैं साहिल कैमरामैन मोहित के साथ उस जगह जा रहा हूँ जहाँ वह बेटे बहू रहते हैं, जो अपनी माँ को बेच देने के बाद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं।
यह सुनते ही मोहिनी जी की आंखें टीवी पर टिक गई। उन्होंने चौंकते हुए कहा, अरे रोहन, यह तो अपना ही मोहल्ला लग रहा है। आखिर किसके घर आए होंगे? तभी रोहन और काव्या की सांसें थम गई। हॉल में ऐसी चल रही थी, पर उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। उसी पर उनके घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई तो मोहिनी ने कहा, अरे रोहन, जाकर देखो तो जरा कौन है। रोहन भारी कदमों से लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी मोहिनी जी ने तेज स्वर में काव्या को डांटा, बहू, तू क्यों बैठी है? जा देख कौन आया है। काव्या घबरा गई। वह डरते हुए उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजा खोलते ही सामने का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां न्यूज वालों के साथ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रखा था। तभी न्यूज वालों ने माइक उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तो आप ही हैं वह बेटे बहू जिन्होंने अपनी माँ का सौदा कर डाला। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा करने में? बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? काव्या हड़बड़ाते हुए चिल्लाई, क्या कह रहे हैं आप? आपको गलतफहमी हुई है, निकल जाइए यहाँ से। आप हमारे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं पुलिस बुलाऊंगी। झूठी खबरें मत फैलाइए। रोहन भी डर से कांपते हुए कहा, चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। तभी पीछे से मोहिनी जी बाहर आई और एक जोरदार तमाचा रोहन के गाल पर जड़ दिया। यह देख सामने खड़ी काव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वह चीखते हुए बोली, मौसी, आप यह क्या कर रही हैं? तभी मोहिनी जी क्रोध से उसकी ओर देखा और एक तमाचा सीधा उसके गाल पर भी जड़ दिया। फिर गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, एकदम चुप। अगर एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच सबके सामने आ चुका है और फिर भी तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। पूरे मोहल्ले के लोग घर के बाहर खड़े सारा दृश्य देख रहे थे और वही एंकर साहिल बार बार उनसे सवाल कर रहा था, क्या यह सच नहीं है? क्या आपने अपनी माँ को बेच दिया? क्या कुछ रुपए जिंदगी से बड़े हो गए आपके लिए? मगर रोहन और काव्या के होठों से अब कोई आवाज नहीं निकली। दोनों पसीने से भीगे हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगे। तभी भीड़ के बीच से एक हाथ आगे बढ़ा और उसने कसकर दरवाजे को पकड़ लिया। रोहन की पूरी कोशिशों के बावजूद भी दरवाजा धीरे धीरे खुलता चला गया और दरवाजे के साथ ही रोहन नीचे जा गिरा, क्योंकि वह हाथ किसी और का नहीं, उसकी माँ कमला जी का था। यह देख रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई और तभी कमला जी ने आगे बढ़कर एक जोरदार तमाचा रोहन के गाल पर जड़ दिया। काव्या यह सब देखकर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी पीछे से मोहिनी जी ने उसे धक्का दिया और बोली, जा, आज अपनी करतूत का अंजाम देख। लेकिन अब काव्या की आंखें जमीन में गड़ी जा रही थी। तभी रोहन हकलाते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। यह सब काव्या के कहने पर। लेकिन वह आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही कमला जी गुस्से में बोले, खबरदार, जो तूने मुझे माँ कहकर पुकारा तो तुम जैसे बेटे पर शर्म आती है मुझे कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया। कमला जी हर बात जैसे पूरे मोहल्ले के लोगों को हिला रही थी। रोहन और काव्या दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगे। तभी पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और सायरन की आवाज ने पूरे मोहल्ले को डरावना बना दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, रोहन और काव्या, तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनकर काव्या चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वह भागने की कोशिश करने लगी, मगर मोहिनी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी रोहन ने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन कमला जी ने मुंह मोड़ लिया। यह देख रोहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह बिना विरोध किए शांति से पुलिस के साथ चला गया। लेकिन काव्या लगातार चीखती रही, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया है। पर भीड़ का गुस्सा अब चरम सीमा पर था। लोग चिल्ला रहे थे, ले जाओ इन्हें, जेल में ही सड़ने दो। उनके जाने के बाद घर के बाहर माहौल अब धीरे धीरे शांत होने लगा। कमला जी ने हाथ जोड़कर रिपोर्टर साहिल से कहा, बेटा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे और तमाशा नहीं चाहिए, मैं बस अब शांति चाहती हूँ। साहिल ने उनकी भावनाओं को समझा। कैमरे की ओर देखते हुए उसने शांत स्वर में कहा, मित्रों, आज की लाइव रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। याद रखिए, माँ के आंसुओं का सौदा करने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता। और कैमरा बंद हो गया। थोड़ी ही देर में भीड़ भी खत्म हो गई। अब घर में सिर्फ कमला जी और उनकी बहन मोहिनी जी थी और दोनों चुपचाप सोफे पर बैठे बातें कर रही थी। दोस्तों, दरअसल यह सारा प्लान मोहिनी जी का ही था। जब कमला जी ने मनोज का घर छोड़ा तो वह सीधी अपनी बहन मोहिनी जी के घर गई थी। वहीं उन्होंने सारी तरकीब सोची और तय किया कि रोहन जैसे गुनहगारों को कैसा सजा दिलवानी है। फिर उसी वक्त मोहिनी जी न्यूज वालों से बात की
और उन्हें सारी बात बताई। न्यूज़ वाले भी उनकी बातों से सहमत हो गए। पर आज भी मोहिनी जी कमला जी का हाथ पकड़कर बोले, लेकिन कमला, अभी भी मैं तुम्हारी आंखों में वह ममता देख रही हूँ। तुम्हें दुख हो रहा है ना? कमला जी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने टूटी आवाज में कहा, हाँ बहन, बेटा चाहे कितना भी गुनहगार हो, माँ का दिल उसे तकलीफ में देख नहीं सकता। मेरा मन रो रहा है, पर सच यह भी है कि ऐसे बेटे के लिए आंसू भी बेकार है। इतना कहकर कमला जी थक कर वहीं सोफे पर लेट गई। उनकी पलकें धीरे धीरे बंद हुई और उन्हें नींद की आगोश में ले गई। उधर निशा को अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। उसे अगले 2 दिन बाद फिर से आने के लिए कहा गया था, इसीलिए दोनों घर आ गए। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे तो दरवाजा बाहर से बंद देखकर मनोज ने हैरानी से कहा, दरवाजा बाहर से बंद है, कहीं बुढ़िया भाग तो नहीं गई? तो निशा शांति से बोली, अरे भागकर जाएगी भी कहाँ, शायद फिर से रोहन के पास ही गई होगी। हाँ, और अगर गई नहीं आई तो रोहन ले ही आएगा। दोनों ने खिड़की में रखी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, मगर घर के अंदर गहरा सन्नाटा था। निशा सीधे सोफे पर लेट गई और मनोज भी बैठे ही रहा था कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखी चिट्ठी पर गई। अरे निशा, लगता है यह चिट्ठी तो माँ जी ने ही लिखी होगी। उसने चिट्ठी उठाई और जोर से पढ़ना शुरू किया। मनोज और निशा, मैं इस घर से जा रही हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि रोहन ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। उसकी करतूत का सबक मैं उसे जरूर सिखाऊंगी और अब इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। मनोज, तुम जानते हो कि इंसान का सौदा करना एक कानूनी अपराध है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं करूंगी। मुझे पता है इस समय निशा को तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने परिवार का ध्यान रखो। चिट्ठी पढ़ते ही माहौल में गहरा सन्नाटा छा गया। मनोज और निशा की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। मनोज धीरे से निशा के पास बैठा और बोला, निशा, हमने सचमुच बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं कसम खाता हूँ कि अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए मुझे जो सजा भुगतनी पड़ेगी मैं भुगतूंगा। आज एक माँ की लिखी चिट्ठी, छोटी सी चिट्ठी ने उन दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, यही है माँ की ममता। वह रोकर भी हमें हंसना सिखा देती है और टूटकर भी हमें जीना सिखा जाती है। इसीलिए माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। दोस्तों, आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं? मेरी आवाज़ आप तक कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, कमला जी को अपने बेटे और बहू के साथ उस दोस्त को भी सबक सिखाना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपको यह कहानी कैसी लगी यह भी बताइएगा जरूर। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।